नमस्कार, शानदार जानदार। मैं अक्षय भारद्वाज मैडमार्ट स्टडी सर्किल से बेटा आपके लिए बड़ा जानदार चैप्टर लेकर आया हूं। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं, एलपीजी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल मुद्दे पर रहेंगे, मेन सेक्टर पर रहेंगे। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने अपने पीडीएफ और अपने इसको नोट्स को मेंटेन करा है। ज्यादा कहानी किस्से में नहीं आएंगे, सिर्फ अपने टॉपिक पर हम रहने वाले हैं। क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जुड़े, कनेक्ट हो बेटा। एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन एलिमेंट है। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। एक नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन मिल जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। आ जाएगा, टक टक लिख आना, टक टक नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पहली स्लाइड से मैंने आपको दे दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इज स्टैंड फॉर लाइसेंस्ड। लिबरलाइजेशन किस पे खड़ा है? लाइसेंस पे। प्राइवेटाइजेशन इज अ कोटा, ग्लोबलाइजेशन इज द परमिट्स। क्या एक्सप्लेन है, क्या डेफिनेशन है, सब लेकर आऊंगा। एक नंबर का क्वेश्चन मैंने बेटा आपको बता दिया कि एलपीजी, एलिमेंट्स ऑफ एनपी, एनईपी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक बेटा, क्या होता है लिबरलाइजेशन, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, सभी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है लिबरलाइजेशन की, एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है प्राइवेटाइजेशन की, एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है ग्लोबलाइजेशन की। अभी पिछले साल आपको एक क्वेश्चन बना कि एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आगे आते हैं, क्या है लिबरलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा लिबरलाइजेशन का। Liberalization of the economy means freedom of producing unit from direct or physical control of the government. क्या लिखा बेटा? From the direct or physical control of the government. From a direct or physical control of the government is a liberalization. बंदिशें खत्म करना, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ना, यह लिबरलाइजेशन है। भारत के व्यापारी को हाथ ना बांधना, उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना देना कि ये टैक्स वो टैक्स, ये कागज वो कागज, ये कागज वो करो, वो भरो, वो करो। तो भारतीय व्यापारी का मनोबल ही यहां खत्म हो गया कि यार क्या व्यापार करना, यहां तो गवर्नमेंट के बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो उसको समाप्त करना, वो लिबरलाइजेशन है। डेफिनेशन एक नंबर का आप लिख के आओगे, नंबर मिल जाएंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक बेटा, समझ में आई बात? ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंतर्गत भारत सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स करे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। बेटे लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, लिबरलाइजेशन के अंडर में कुछ बदलाव करे गए, कुछ रिफॉर्म्स हुए, कुछ सुधार हुए। उनमें से ये हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? आगे बढ़े। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर रिपीट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। ध्यान रखना, क्लास करोगे मिस और कंपार्टमेंट करेगी किस? अक्षय भारद्वाज की आप क्लास करोगे मिस और कंपार्टमेंट क्या करेगी? किस? ठीक है, आप 2x 3x 5x में करके थोड़ी सी वीडियो आगे देख लेना, मगर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला मेरे बच्चों। ध्यान रखना, यहां पर मैंने अभी तक याद करवाता चल रहा हूं साथ के साथ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका एलिमेंट्स ऑफ एनईपी। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट और फिजिकल किसी भी तरह का सरकार का कंट्रोल क्या करना, हटाना, वो आपका क्या है? लिबरलाइजेशन है।
आगे बढ़ते हैं। ये इसके अंतर्गत क्या है मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हमारा बेटा स्टार्ट होता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, भारतीय बैंक प्रणाली को सुधारा गया। भारतीय बैंक प्रणाली को क्या करा गया बच्चों? सुधारा गया। एनबीएफसी को बढ़ावा दिया गया, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंतर्गत है। स्टॉक एक्सचेंज को एक सार्वजनिक करा गया। ये सब रिफॉर्म्स के अंडर आए। और बेटा कब हुए? जुलाई 1991। डेट ध्यान रख लेना, जुलाई 1991, 1991, जुलाई 1991, जुलाई 1991, जुलाई, ये पेपर में पूछा जाता क्वेश्चन, जुलाई 1991, जुलाई 1991 में ये रिफॉर्म्स सब लागू हुए थे। ये सब रिफॉर्म्स चालू हुए मेरे बच्चों। ठीक है जी। अब पेपर में क्या आएगा आपका? एक्सप्लेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, बिल्कुल खुला क्वेश्चन। एक्सप्लेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या पॉइंटों में ध्यान रखा? बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉइंटों में लिख कर आना मेरे बच्चों। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें बदलाव करा गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये 3 पॉइंट लिख कर आओगे, नंबर मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आप लिखोगे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बदलाव करा गया, सुधार करा गया। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर सुधार करा गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सुधार करा गया। विदेशी विदेशी मार्केट में क्या करा गया? उसमें सुधारात्मक चीजें करी गई। इतनी बात समझ में आई बेटा? इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। मैंने आपको पहले बता रखा है, बैंकिंग वाला चैप्टर जब पढ़ाया था। भारत में जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो आरबीआई द्वारा क्या करी जाती हैं? कंट्रोल करी जाती है, रेगुलेट करी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक। आरबीआई क्या है? फादर है। भारत में पिताजी कौन है बैंकों के? इज आरबीआई। आरबीआई बेटा क्या करता है? कंट्रोल करता है। यहां से आपको समझ में आ गया बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई? बोलो हाँ, हाँ बोल दो। ठीक है बेटा। Liberalization implies a sustainable shift in the role of the RBI of a regulator or the facilitator of the financial sector. Liberalization होने के बाद, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में बदलाव होने के बाद एक बहुत बेहतर ग्रोथ क्या मिली? भारत को मिलने चालू हुई। चेंज, ये क्वेश्चन पूछा जाता बेटा, भर भर के क्वेश्चन आ रहा, भर भर के आपका क्वेश्चन आ रहा है। 2018 में आपका क्या आया? 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, 2016 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आपका आया, 2019 के कोविड और 2020 के काल में क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन इस चैप्टर का, और 3 नंबर में आया बेटा। कितने नंबर में आया? 3 नंबर में आया। कितने नंबर में आया? 3 नंबर में आ गया मेरे बच्चों। क्या आ गया? चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के आने के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, किस तरीके से भारत जागा, इन पॉइंटों को संक्षेप में, इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करो। 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है मेरे बच्चे। आपको यहां पे स्लाइड में दे दिया। जो ज्यादा अगड़म सगड़म नहीं भरा, जो स्लाइड में है उतना याद कर लेना, उतना लिखे आना, नंबर मिल जाएंगे मेरे बच्चों। नंबर क्या हो जाएंगे? आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं जरा, चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन में क्या कह रहा है, क्या बदलाव हुआ मेरे बच्चों? फ्री प्ले of the market forces has led to the emergence of private bankers, both domestic as well as international, in the Indian banking industry. पहला पॉइंट यहां पर आप लिख कर रहोगे, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ द प्राइवेट बैंकर्स, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। भारतीय बैंकों को जब ताकतें मिल गई, भारतीय बैंकों को जब फ्रीली कर दिया गया, सरकार का ऐसा दबाव नहीं रहा, हालांकि आप ये नहीं कह सकते सरकार ने पूर्णतः रूप से फ्री कर दिया, मगर इतना भयंकर दबाव जो था किसी समय में वो खत्म कर दिया गया लिबरलाइजेशन के आने के बाद। फ्री प्ले आपका हो गए, वो एक अच्छे मोटिवेशन फॉर्म्स में आगे बढ़ने लगे। तो यहां पर बताया गया भारत के प्राइवेट बैंक, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज क्या हो गई? धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। ये पहला फायदा हुआ वेक ऑफ द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हैज आल्सो अलाउड एफआईआई, लिबरलाइजेशन की वजह से ही क्या है आपका? एफआईआई हुआ, जो कि बहुत तगड़ी बढ़ोतरी ली थी उसने 90 और 2000 के समय में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी मुद्रा भंडारण,
विदेशी मुद्रा भंडारण, ये भी कहीं ना कहीं कारण क्या था, लिबरलाइजेशन की असर से हुआ। बेटा पॉइंट लिख कर आओगे, पॉइंटों में नंबर मिलते, ध्यान रखो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आपके दिमाग में कितना ही ज्ञान भरा हो, नंबर उसके नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में जो लिख कर आओगे नंबर उसके हैं बच्चों, नंबर किसके हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे नंबर उसके मिलेंगे आपको। किसके मिलेंगे, उसके मिलेंगे, लिखने के, ज्ञान के नहीं, बोलने के नहीं, जो लिखोगे पॉइंटों में लिखोगे नंबर मिल जाएगा बच्चे। लिबरलाइजेशन हैज अलाउड एफएफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वाज रेज्ड। जरा देखो, जब फिगर के साथ बच्चा लिखकर आता है ना, जब डेटा के साथ बच्चा लिखकर आता है तो नंबर मिलने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक रेज टू अराउंड 74%, 74% बढ़ गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया, 74%, 74% बढ़ गया लिबरलाइजेशन आने के बाद, जब आपका बैंकिंग सेक्टर को बूम मिला, जिसमें एग्जांपल्स कुछ मैंने लिख रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, बैंकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 3 पॉइंट आप लिख कराओगे बेटा, नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है बेटा, दोबारा बता रहा हूं, और यूट्यूबरों की तरह नहीं कि वीडियो की लेंथ खींचनी है, फालतू में भर रखा यूं डाल रखा लिख रखा है ना। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो मेहनत करी अक्षय भारद्वाज ने, वो बैठ के रिसर्च कराया हमने, हमारी बैकएंड टीम ने, उसके बाद आपके सामने लेकर आया हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, धर्राइटे काट दो, आगे बढ़ जाओ। डीमोनेटाइजेशन, जय हो महात्मा गांधी जी की जय हो, बाबा परमेश्वर प्रभु कृपा दृष्टि बना के रखो और थोड़ा सा जेब में आने के प्रयास करो। खैर अब तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, बंद हो गया आपका डीमोनेटाइजेशन। बेटा डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी। बच्चों इसका किसी समय में क्वेश्चन जो आ रहा था ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था कि भारत में डिमोनेटाइजेशन कब से लागू हुआ, कौन सी ईयर में लागू हुआ, वो तो आप याद करके जाएंगे, वो तो मैं आपको कवर कराऊंगा ही। मगर अभी आप कुछ वर्षों में आप उठा के देखेंगे ना, कुछ सेट पेपर आप उठा के देखेंगे, 2023 का आउटसाइड दिल्ली का और 2022 का, 3-3 नंबर, 2-2 नंबर में डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन पूछ ली। 3 नंबर में, 2 नंबर में डिमोनेटाइजेशन की बेटा डेफिनेशन पूछ ली गई है मेरे बच्चों। ठीक है जी। अब डिमोनेटाइजेशन के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो जितना कंटेंट दे रखा बेटा उतने कंटेंट को पढ़ जाना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जितने कंटेंट में दे रखा उतना कंटेंट को पढ़ जाना, उतना ही नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, 4 नंबर का मिल जाएगा। बेटा भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी 2016 में आई, और ये एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत थी। ये बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत थी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन द कॉन्सिक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चलो आगे बढ़ते हैं कि समझते हैं कि भारत के रेफरेंस में ये नोटबंदी क्या था। 500 का नोट क्या हो गया, बंद हो गया। मुझे आज भी ध्यान है 7-7:15 बजे का, मतलब 8 हाँ 7-7:15 बजे का समय था। मैं अपने लोकल यहाँ पर कल्लू के यहाँ चाउमीन खा रहा था, कल्लू भैया के यहाँ, तभी मैसेज आया कि भारत में क्या हो गई है, नोटबंदी होगी। खैर मैं ज्यादा किस्से कहानियों के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। डिमोनेटाइजेशन 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखें 2016 में क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ। 2016 में क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन इज द पॉलिसी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट that withdraw the status of legal tender from the existence currency. First point, 1 number. Once the status of legal tender is withdrawn, the existence currency or the currency notes are reduced nearly to pieces of paper. जैसे ही भारत सरकार ने 1000 के 500 के नोटों को बंद करा, अब सिर्फ ये मात्र एक कागज का टुकड़ा रह गए। अब सिर्फ मात्र क्या रह गए बच्चों, ये एक कागज का टुकड़ा रह गए। अब इनसे कोई भी गुड एंड सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट, कुछ चीज नहीं खरीदी जा सकती थी। ठीक बच्चे, these not lost their acceptance as a medium of exchange or their losses their power to buy goods and services in the market. 1 नंबर और 1 नंबर, ठीक है। इट वॉज ऑन नवंबर, तारीख याद कर लेना बेटा, तारीख याद कर लेना। मैंने बताया कि किसी समय में जब नोटबंदी हुई थी तो सिर्फ उसकी तारीख ही 1 नंबर में पूछी जा रही थी कि 8 नवंबर 2016 में क्या हुई, नोटबंदी हुई। कब हुई बेटा, 8 नवंबर 2016 में क्या हुई बेटा, नोटबंदी हुई। 8 नवंबर 2016 में क्या हुई बेटा, नोटबंदी हुई। कब हुई नोटबंदी, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 में क्या हुई बेटा, नोटबंदी हुई।
ठीक है। अब 3 नंबर 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो मैंने पॉइंट्स कवर करा है आप उनको लेके आना। इट वाज ऑन नवंबर 8 नवंबर 2016 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन ऑफ अ करेंसी नोट्स ऑफ 500 एंड 100 रुपीस नोट्स। 500 और 100 के नोट्स को क्या कर दिया गया बेटा, बंद कर दिया गया। द पीपल्स वर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट्स विद इन बैंक्स विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, जिसमें भारत सरकार ने 2 महीने का समय दिया कि आपके पास जो 500 1000 के नोट है वो बैंक में जाके जमा कर दो, या आपको 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट आपके क्या हुए, आ गए। नहीं समझ में आई बात, आ गई। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना कंटेंट लिखे ना, बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये अब जरा सुने, अब हमने अभी क्या पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दोबारा रिपीट करो, क्या पढ़ा भैया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हमने क्या कवर कर लिया बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या कर लिया, कवर कर लिया। हमारा पेपर में आ गया तो हम क्या कर देंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को कराएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को कराएंगे। नेक्स्ट रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म बेटा हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स, कौन सा रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स। हालांकि टैक्स में, भारतीय टैक्स में अब भी बहुत सारी कमी और खामियां मुझे नजर आती हैं, और भारत सरकार उसको कोशिश कर रही है दूर करने की। हमारी अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत मेहनती महिला हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कहीं हमारे इस, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के कुछ उनकी ताकतों का सही रूप से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। मैं कहने वाला कोई नहीं, मैं तो एक अध्यापक हूँ इकोनॉमिक्स का, बट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं वो अपनी सही रूप से ताकतों का इस्तेमाल कर नहीं पा रही, या वो उसको समझ नहीं पा रही, भारत की टैक्स प्रणाली को समझ नहीं पा रही। भारत की टैक्स प्रणाली बेटा बहुत जटिल है, बहुत ही जटिल प्रणाली है, तो उस टैक्स प्रणाली को बेटा वो समझ नहीं पा रही, मुझे ऐसा महसूस होता है। खैर वो विषय नहीं है हमारा, हमें तो अपने नंबर से मतलब है बेटा। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा किसी समय में ये हमें सब देना पड़ते थे, अब नहीं है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी तो खैर देनी पड़ती है अब भी, ठीक है ना। वैट ये खत्म हो गया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, एक देश एक कानून, ये नियम लेकर आई मोदी सरकार। वन नेशन वन टैक्स, तो इस वन नेशन वन टैक्स से जोड़ने के लिए उसको उन्होंने क्या बना दिया, पूरा जीएसटी बना दिया, इज अ गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो यही आपको टैक्स रिफॉर्म्स में लिखना है। दो तरह के टैक्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये डेफिनेशन लिख कर आनी है। टैक्स रिफॉर्म जब आएगा ये दो डेफिनेशन आप लिखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ाया है, वीडियो आएगी तब भी आप देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। जो मेरे ऊपर ही टैक्स लगा है और उस टैक्स का भुगतान सिर्फ मैं ही करूंगा, जस्ट लाइक है ना इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, मैं इस टैक्स इसको शिफ्ट नहीं कर सकता, दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, वन हु पे सच अ टैक्स हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ इट। ठीक, जिसके ऊपर लगा है वही क्या करेगा, टैक्स का भुगतान करेगा। ये डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म में आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अदर, जस्ट लाइक है ना जीएसटी और द कस्टम ड्यूटीज। वो टैक्स जो कि लगा मेरे पे है बट मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूं दूसरे व्यक्ति पर, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्स रिफॉर्म में आपको लिख कर आना। मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बिल्कुल डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट बजट में हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं। One who pays such a tax to the governments can shift the burden of this tax onto the final buyers of the goods by adding the tax amount to the ठीक। In 2016 the Indian Parliament, ध्यान रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, जो नोट करके मैंने डाल रखा है यहाँ पर। इन 2016 द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड अ गुड एंड सर्विसेज टैक्स इन 2016, बट 2016 में जीएसटी आपका इनेक्ट करा गया, मगर भारत में कब आया, जुलाई और 2017 में ये इफेक्ट में लाया गया। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, भारत में जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 से।
जुलाई 2017 से लागू हुआ। ये टैक्स रिफॉर्म में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मोदी सरकार ने बहुत तगड़ा बदलाव लेकर आई इसमें। टैक्स रिफॉर्म में बदलाव हुआ, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 में। ठीक है जी, बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक बेटा, ये तारीखें आप क्या कर लेंगे बच्चे, याद कर लेंगे। ठीक है बच्चे, ये हमारा कंप्लीट हुआ टैक्स रिफॉर्म्स। हमारा क्या कंप्लीट हुआ, टैक्स रिफॉर्म। 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, टैक्स रिफॉर्म को क्या कर जाएंगे आप, कर आएंगे। टैक्स रिफॉर्म क्या कर देंगे आप, कराएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक जी। अब जरा देखें हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, जरा थोड़ा सा देखना बेटा। हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कर लिया हमने, हमने टैक्स रिफॉर्म कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक, अब आगे वाले रिफॉर्म पे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं, सब लिबरलाइजेशन से। ये किसका भाग है, लिबरलाइजेशन का भाग है। लिबरलाइजेशन में ही फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन के अंतर्गत ही क्या हुआ, टैक्स रिफॉर्म्स हुआ। आगे वाले पॉइंट को देखते हैं बेटा, आगे वाला देखते हैं, इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी से संबंधित। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी से संबंधित। अभी आपने देखा बेटा, अभी कुछ दिन पहले ऐतिहासिक 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 रूप से 9600 रुपए चांदी क्या हुई, बढ़ी। 9600 रुपए, 2,31,200 रुपए किलो क्या हो गई, चांदी हो गई। चांदी क्यों बढ़ती है, सोना क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, घटने के पीछे क्या कारण है, बढ़ने के पीछे क्या कारण है, इसके एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अभी सिर्फ हम अपने कंटेंट पे रहते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पे क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं बेटा, इस पे काम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पे, किस पे बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पे जुड़ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर टू रिजॉल्व द बीओपी क्राइसिस। इसको लाने का सबसे इसमें बदलाव लाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपका चैप्टर भी है क्लास 12 में पूरा का पूरा। डिवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप। भारत में सबसे पहले स्टेप क्या था, इज द डिवैल्यूएशन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटेड इन द रिगार्ड्स इन 1991। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में भी आपका ये है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी इन कंपेयर ऑफ पाउंड्स और डॉलर। भारत की मनी को डिवैल्यूएटेड करा गया। इंडियन करेंसी वाज डिवैल्यूएटेड इन रिलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इंप्लाइज एज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज, यूएस डॉलर और द ब्रिटिश पॉइंट्स, implying that the US dollar British pounds could be exchanged for more rupees than before, or implying the US dollar British pounds could buy more goods in the Indian market. ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का क्या था, एक बहुत बड़ा भाग था। ठीक है बेटा, अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में कॉन्सिक्वेंस अपॉन डिवैल्यूएशंस एक्सपोर्टेड टेंड्स टू राइज, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स टेंड टू राइज, ये बढ़ गए, व्हिच इज टू बी राइज इन द सप्लाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। दिस वाज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट स्टेप रिलेटिंग टू एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इन द कंट्री। भारत के इतिहास में, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के इतिहास में, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी एक बहुत बड़ा क्या था, स्टेप था। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या था, एक बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत ही बड़ा स्टेप था। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा स्टेप था जिसमें भारत को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। ठीक, जीएसटी, जीएसटी इज आल्सो पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। बेटा अब जीएसटी का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि 2017 के अंदर जीएसटी क्या हुई, भारत के अंदर लागू हुई। अब जीएसटी का क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर में भी क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आपको ये मैंने कंटेंट दे रखा है, जितना कंटेंट दे रखा है मोर देन इनफ है, काफी है। Good and service tax has been introduced in India with a view to providing a uniform tax structure across all parts of the country. It is one tax in place of all taxes. सिर्फ एक टैक्स देना है आपको सब टैक्सों के बदले। ठीक है बेटा, good and services and it is a uniform tax across all state of the country. Thus GST carries the slogan, एक स्लोगन भी दिया जब हमने ये जीएसटी को पास करा, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना आपका जीएसटी का, तो ये वाली लाइन लिखे आना, 1 नंबर ले जाना, ये वाली लाइन लिखे आना, 1 नंबर ले जाना। ठीक है बेटा, और ये वाली लाइन ले जाना, 1 नंबर ले जाना। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इंक्रीजेस टैक्स कॉम्प्लीमेंसेस, रिड्यूस टैक्स इवेशंस। ठीक है, भारतीय जटिल टैक्स प्रणाली को खत्म करने के लिए ये जीएसटी प्रावधान लाया गया। यहाँ पे आपको समझाया भी गया थोड़ा सा, सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी
स्टेट, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी, इंटरनेशनल। दो तो आपने देखी होंगी, सीजीएसटी, सेंट्रल और स्टेट। आप कोई भी सामान मेरे बिल पढ़ा नहीं तो मैं आपको दिखाता कि आपका स्टेट का जीएसटी और सेंट्रल का जीएसटी इंक्लूडेड होकर जब हमें भुगतान करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन में पूछ लेता है, जीएसटी इज एग्जांपल ऑफ ना इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आई बात बेटा? समझ में आ गई बात? बोलो हाँ, क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को सर ना पूरा एक्सप्लेन देखो, यहाँ पर हमारे बैकएंड टीम ने कितना अच्छा काम करा, कितनी सुंदर स्लाइड बनाई है, बहुत ही प्यारी स्लाइड बनाई है। और देखो हमारे काम को भी आसान कर देता है। जब बैकएंड इस तरह से काम करता है ना तो बेटा दिल खुश हो जाता है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्रेम सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अपना पूरा समय हमारे लिए डिवोट कर देते हैं। हम उनको अपना कंटेंट देते हैं कि सर एलपीजी पर काम करना है, अपने पर्सनल नोट्स दे देते हैं, और हमारी वो बैकएंड टीम, हमारे प्रेम सर लगे रहते हैं दिन रात, और नए नए मटेरियल आप लोगों को समझाने के लिए बनाते रहते हैं। देखो कितना उन्होंने अच्छे से, आप देखेंगे, जीएसटी को एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। हालांकि हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसकी डेफिनेशन पर्याप्त है, जो मैंने पीछे बताया 3 नंबर लेने के लिए। उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबी लेंथ वीडियो की चली जाएगी, इसलिए पूर्णतः रूप से जीएसटी में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी बीकॉम की क्लास नहीं, हमें क्लास 12 की क्लास में अच्छे नंबर लेने हैं। जीएसटी लागू कब हुई, जीएसटी है क्या, वो पॉइंट आप लिखे होगे, एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है जी। What is Central Good and Services Tax? CGST है क्या? CGST is an indirect tax levied by the central government. CGST, C मतलब central, है ना? Central government. It is levied on the transitions of goods and services which are undertaken within the state, interstate. The tax collected under the head CGST is payable to the central government treasury. और ये किसके ट्रेजरी में जाती है? ये केंद्र सरकार के खाते में जाती है। SGST स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाती है। एसजीएसटी क्या होती है बेटा? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाती है। आपकी यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी, जो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको क्लियर कर चुका हूं। आपको याद क्या करना है, आप एग्जाम्पल दे के बता सकते हो। जीएसटी के बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है बेटा? ठीक बेटा। अब बेटा हमारा लिबरलाइजेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। लिबरलाइजेशन खत्म हो गया। एक बार और दोहरवा दूं, एक बार रिपीट करवा दूं, क्या क्या पढ़ाया है बहुत तेजी से, विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड बोल दो हाँ। ठीक है, देखो जरा बेटा, बहुत तेजी से देखो क्या क्या हमने पढ़ा है। कुछ नहीं जाना है, एक ही वीडियो आपके लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। एक ही वीडियो क्या होगी? पर्याप्त होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन एनईपी से आ जाएगा, एलपीजी लिखे होगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आएगी, लिखे आओगे, 1 नंबर मिल जाएगा। बोलो हाँ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आएगा, एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या कर देना, लिखिए आना। फॉरेन, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एक्सप्लेन कर चुका हूं, कितने पॉइंट आएंगे। टैक्स रिफॉर्म एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिखिए आना। डिमोनेटाइजेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिखिए आना। वेक ऑफ लिबरलाइजेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिखिए आना। और जीएसटी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लिखिए आना, नंबर ले आना। ठीक है बेटा, हमारे कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, लिबरलाइजेशन 6 नंबर का आ जाता है, लिबरलाइजेशन 6 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। कई बार कई सेट पेपर में देखोगे तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें कितना कंटेंट लिखना काफी होगा। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन लिखे आना, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी भरी आना, अपना टैक्स रिफॉर्म भी भरी आना, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी भरी आना, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी भरी आना, जीएसटी भी भरी आना। जो तुम्हें याद करना है सारा थोड़ा 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 मेटेरियल सब में डाल देना, नंबर मिल जाएंगे पूरे। 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। सरल भाषा में बेटा मैंने क्या बनाई है, आपकी ये स्लाइड्स बनाई है, बहुत सरल भाषा में क्या बनाई गई है बेटा, आपकी ये स्लाइड्स बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। क्या है? निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर। बेटा 3 तरह की इकोनॉमी होती है। भारत चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे, भारत चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे, भारत चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे। किस पे चलता है बेटा? भारत चलता है मिक्स्ड इकोनॉमी पे। किस पे चलता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पे। भारत चलता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी पे, भारत चलता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी पर।
किस पर चलता है? मिक्स्ड इकोनॉमी पर। और एक होती है सोशल इकोनॉमी, इस पर चलता है हमारा चाइना, चीनी, चीना, चाइना, चिन्नाट। ठीक है बेटा। एक होता बेटा हमारा कैपिटल इकोनॉमी, अमेरिका, यूएसए। हम चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पर, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा नहीं दिख रहा तो बताया करो भैया, नहीं दिख रहा मैं लिखे जा रहा हूं, क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, जहां प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्या करती हैं? मिलकर काम करती हैं, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो बेटा आपका क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। बेटा एलपीजी आपका जुलाई 1991 में क्या हुई? एलपीजी जुलाई 1991 में क्या हुई आपकी? लागू हुई। मतलब 1991 के आसपास ही क्या हुए आपके ये रिफॉर्म्स क्या हुए आपके आने चालू हुए 1991 के आसपास। 91 के आसपास आपके क्या हुए बेटा? ये रिफॉर्म्स आने चालू हुए। ठीक है जी, 1991 के आसपास आपके क्या हुए बेटा? ये रिफॉर्म्स आपके चालू हुए थे बेटा। ये अब मैं आपको एक बताऊं कि देखो एक बहुत बड़ा अहम योगदान है कांग्रेस का भी इस एलपीजी में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको लाने में बहुत बड़ा अहम योगदान है कांग्रेस का। सरदार मनमोहन सिंह पागल नहीं थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बेवकूफ नहीं थे। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं और देश की उन्नति के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपना प्राण दे दिया। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस थी तो एलपीजी हो गई, कांग्रेस थी तो जवाहरलाल नेहरू एफवाईपी लेकर आ गए थे। 90 में डूब गया था भारत, उसको उभारने का काम क्या करा? कांग्रेस ने करा है। जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए, जो बात गलत है उसको गलत कहना चाहिए। अंधभक्त नहीं बनना चाहिए किसी भी पार्टी का। कांग्रेस ने गलतियां करी तो कांग्रेस हारी, सर्वनाश हो गया कांग्रेस का, समाप्ति हो गई कांग्रेस की, है ना। तो बहुत बड़ा अहम योगदान क्या रहा आपका प्राइवेटाइजेशन की ओर या एलपीजी के लाने की ओर? कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा बेटा। चलो खैर, ये तो बातें चलती रहेंगी। ठीक है, वीडियो की लेंथ फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। हम अपने प्राइवेटाइजेशन वाले भाग पर आ जाते हैं बेटा, प्राइवेटाइजेशन वाले भाग पर आ जाते हैं। ठीक है जी बेटा। अब देखो ये मैंने कुछ डेफिनेशन दे रखी है, सारी प्राइवेटाइजेशन की है, कोई सी भी एनी टू, कोई सी भी दो डेफिनेशन का कॉम्बो आप लिखे ना, नंबर मिल जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर in the ownership operation of state owned enterprises। खुद का स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व, खुद का। ठीक है। इट implies gradual withdrawal of government ownerships management from the public sector enterprise। It may be happen in two ways, ये दो तरीके से होती हैं। outright sales of the government enterprises to the private enterprises, outright sale of the government enterprises to the private enterprises, withdraw of the government ownership and management from the mixed enterprises jointly owned and managed by the government and the private entrepreneurship। ये आप लिख कर आओगे, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा जर्नी देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आता है। ठीक है जी, 1956। ठीक। पीएससी begins to play the fulcrums of a growth। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण की ओर भारत बढ़ता है। अब धीरे 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 भारत का व्यापार उभरने लगा और ये भी शुरुआत 1991 के रिफॉर्म से ही हुई। 1991 के रिफॉर्म से, आई थिंक जुलाई 1991 था, बट 1991 आप क्या रखें, याद रखें। अब यहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्या कर रहे थे? मिलके काम कर रहे थे, बढ़िया करके।
अब भारत की कुछ नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनियां हैं, उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, पिछले साल के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ नवरत्न इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू जीडीपी। ठीक बेटा? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये मैंने डाल दिया है, ये मैंने आपको डाल दिया है कि आप लिख, बस ऐसे ही आप लिख कर आए तो लिख कर आ सकते हैं। जो ज्वेल शब्द आया ना कि ये विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के शासन में रत्न हुआ करते थे, रत्न। तो ये जो नाम आए नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, वो वहां से लिए हैं इकोनॉमिक्स में। हमने हमने मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में। अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, द गवर्नमेंट स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्री ऑफ द इमेंस एंड एक्सीलेंस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द बेस्टर्स ऑन द टर्म्स ऑफ टाइटल्स ऑफ, क्या नाम दिया, महारत्न। अब ये ना देखो, अब देखो जो थोड़ा सा यहाँ पे हौच-पौच हो गया मामला, ये डेफिनेशन है, किसी को भी दो ये या दो ये, कोई से भी आप करिए ना, एक नंबर ले जाओगे। अब सीधा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहां से निकल कर आता है, वो निकल कर आता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है जी बेटा? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये पब्लिक कंपनियां, पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट, ये पब्लिक कंपनियां हैं, ये मतलब गवर्नमेंट कंपनियां हैं। देखते हैं कौन कौन सी है बेटा। बेटा महारत्न में आपका आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। अपने पुट्ठा में भी है, अपने पुट्ठा में भी है इंडियन ऑयल, ये रहा अपने पुट्ठा में। मतलब मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, पुट्ठा यहाँ पे गांव पड़ता है, तो यहाँ पर उसका एक प्लांट लगा हुआ है आईओएसएल का, ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, ठीक ठाक रिवेन्यू जनरेट कर लेता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ, ध्यान रखना महारत्न में आते एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडियन ऑयल महारत्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न, ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। नवरत्न में क्या आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो आपका प्लेन वाला, एरोप्लेन वाला ना, ये आपका इसमें हिंदू, ये भी अच्छा पैसा कमा रहा है। नहीं ये थोड़ा सा आप देखोगे अभी बड़े, ये थोड़ा सा परेशानी में है, अभी इंडिगो भी परेशानी में था नहीं था? ठीक है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो बर्बाद हो गया। खैर हमारे उससे मतलब है, हमें तो अपने नंबर से मतलब है। महारत्न में ये दो, नवरत्न में ये दो। मिनी रत्न में बीएसएनएल बेकार हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड क्या हो गया, खत्म। कौन कर रहा है इसके सिम का इस्तेमाल, सर्विस ही नहीं देते। आप देखोगे 10 में से एक कर रहा होगा, जियो कर रहे होंगे, एयरटेल भारती कर रहे होंगे, वीआई कर रहे होंगे लोग बाग, है ना, खत्म हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरसीटीसी, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है आपके, ये सब आपके मिनी रत्न के पार्ट है। बेटा क्वेश्चन बन जाता है महारत्न में कौन कौन सी कंपनियां हैं, नवरत्न में कौन कौन सी कंपनी है, और मिनी रत्न में कौन कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है बेटा, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। तो प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा मैंने इसके अंदर नहीं डाल रखा, कोई अगड़म सगड़म फालतू की चीजें नहीं डाल रखी अपनी स्लाइड्स को बढ़ाने के लिए, वीडियो को बढ़ाने के लिए। पेपर में क्या आएगा प्राइवेटाइजेशन में, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, महारत्न में कौन सी कंपनी है, नवरत्न में कौन सी कंपनी है, मिनी रत्न में कौन सी कंपनी है। प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन अब बेटा आपके सामने आ जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन आप क्या कर आओगे, लिखे आओगे, खा जाओगे, याद करके लिखे आओगे बेटा। ठीक है बेटा, ये आप लिख कर आ जाओगे, प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन, खत्म कहानी। जय श्री राम। ठीक बेटा, ठीक है, बोलो हाँ।